नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। पहले डिफेंस अपडेट हमारी स्वदेशी AMCA 5.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट को लेकर आ रही है। हैदराबाद डिफेंस पब्लिक सेक्टर मधानी ग्रुप ने कहा कि उनकी कंपनी ने टाइटेनियम बेस्ड एलॉय को AMCA के एयरफ्रेम बनाने के लिए दे दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये टाइटेनियम बेस्ड एलॉय को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और इसके 5 स्लैब्स सप्लाई किए जा चुके हैं और बाकी के 7 स्लैब्स जल्द ही भेजे जाएंगे। योजना के मुताबिक 120 AMCA स्टेल्थ फाइटर जेट बनेंगे। 2025 तक इसकी पहली फ्लाइट भी हो जाएगी और 2032 तक ये इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा। यानी कि दोस्तों लगातार प्रयास जारी है और युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है और ऐसे में जो स्वदेशी कंपोनेंट्स है उनका अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है और उन्हें देश में ही बनाया जा रहा है और उसी में से एक है टाइटेनियम बेस्ड एलॉय। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि स्वाति मार्क 2 को लेकर आ रही है। भारतीय सेना अपने स्वाति मार्क 2 वेपन लोकेटिंग रेडार का जल्द ही यूजर ट्रायल करेगी और ऐसा कहा जा रहा है कि ये यूजर ट्रायल इस महीने के अंत में हो सकता है। स्वाति मार्क 2 को पहाड़ों के हिसाब से कस्टमाइज किया गया है और इसमें जो खास फीचर है उसमें 3DC बैंड फेज रीमल्टीफंक्शन रडार और इसकी जो डिटेक्शन रेंज होगी वो 30 किलोमीटर होगी। मार्क 2 वर्जन 18 टन का होगा और इसे लाइट वर्जन के 6x6 व्हीकल पर लगाया जाएगा। स्वाति MK2 को कंपोजिट और लाइटर मटेरियल से बनाया गया है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलरेडी स्वाति मार्क 1 की 4 यूनिटें सेना को दे चुकी है। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि स्वाति मार्क 1 काफी प्रभावी है इस वक्त LOC पर और पाकिस्तान कहीं से भी फायरिंग करता है तो ये वेपन लोकेटिंग रडार उसे डिटेक्ट कर लेता है और उसके बाद वहां पर तबाही भारतीय सेना मचा देती है और इसीलिए इससे खासा डरा रहता है पाकिस्तान। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि INS विक्रांत को लेकर आ रही है। INS विक्रांत के सी ट्रायल शुरू हो चुके हैं। अब INS विक्रांत पर फ्लाइट टेक सर्टिफिकेशन ट्रायल किया जाएगा जिसमें कि MiG-29 के विमान को इस नए एयरक्राफ्ट के फ्लाइट टेक सर्टिफिकेशन ट्रायल 110 दिनों का समय लगेगा और ऐसा कहा जा रहा है कि ये फ्लाइट टेस्ट कई बार किए जाएंगे। यही नहीं, भारत का स्थानीय रूप से विकसित LCA नेवी MK1 फाइटर जेट के साथ डेक आधारित MiG-29 के लड़ाकू विमान जो कि 2022 के मध्य तक समुद्र में एक सप्ताह में कई लॉन्च और विमान की रिकवरी करेंगे। यही नहीं, जैसे कि मैंने बताया कि 100 से अधिक दिनों का वक्त लगेगा और ऐसे में रात में भी इसके परीक्षण किए जाएंगे। विक्रांत के फ्लाइट डेक को बैक टू बैक आधारित फाइटर जेट के कई लॉन्च भी करने होंगे। भारतीय नौसेना INS विक्रांत के लिए फ्लाइट डेक सर्टिफिकेशन और कैरियर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर सर्टिफिकेशन के लिए अमेरिकी नौसेना के साथ सहयोग कर रही है, लेकिन ये बात क्लियर नहीं है कि क्या इस सहयोग में अमेरिकी नौसेना के विशेष विमान वाहक सर्टिफिकेशन जो टीम है वो तैनात होगी या नहीं। इसके अलावा LCA नेवी एक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर प्रोग्राम भी है जिसे पिछले साल INS विक्रमादित्य विमान वाहक पोत से लॉन्च किया गया था। इसके अलावा भारत अपने ट्विन इंजन डेक आधारित लड़ाकू विमान के लिए भी टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन भी इस पर करेगा। बढ़ते हैं डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि यूपी डिफेंस कॉरिडोर को लेकर आ रही है। भारत डायनेमिक के चेयरमैन ने कहा कि उन्होंने एक MOU साइन किया है यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ ताकि उनकी ये नई यूनिट यूपी डिफेंस कॉरिडोर में स्थापित हो सके। BDL ने 250 एकड़ की जमीन यानी कि 250 एकड़ की जमीन का अधिग्रहण किया है जो कि 30 साल की लीज एग्रीमेंट के साथ हुआ है। ये जो नई यूनिट बनेगी वो 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगी और यहाँ पर मिसाइल के लिए प्रपोजल सिस्टम बनाए जाएंगे। बढ़ते हैं डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कि भारत ने 2014 से लेकर अब तक 7 सालों में करीबन 38,500 यानी कि 38,500 करोड़ रुपीस के मिलिट्री हार्डवेयर एक्सपोर्ट किए हैं, जिसमें आर्म प्रोटेक्शन व्हीकल्स, स्वाति रडार, लाइटवेट टॉर्पीडो और फायर कंट्रोल सिस्टम है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कि भारत वर्तमान में 75 देशों यानी कि 75 कंट्रीज को मिलिट्री हार्डवेयर एक्सपोर्ट कर रहा है। हालांकि रणनीतिक कारणों की वजह से भारत इनका नाम नहीं ले सकता है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि DRDO को लेकर आ रही है। DRDO के प्रमुख जी सतीश रेड्डी जी ने कहा कि विश्व स्तरीय परीक्षण केंद्र के लिए आवश्यक रेंज टेक्नोलॉजी और डेमोन्स्ट्रेशन में मौजूदा प्रवृत्तियों की संभावनाएं तलाश करने की जरूरत है। जी सतीश रेड्डी ने कहा कि भारत को वर्ल्ड क्लास टेस्ट रेंज की सख्त जरूरत है ताकि हम भविष्य की चैलेंज यानी कि भविष्य की चुनौतियों से निपट सके। इसके अलावा जी सतीश रेड्डी ने कहा कि DRDO ने नेविगेशन और एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी में काफी महारत हासिल की है और हम रक्षा परियोजनाओं में कई अहम भूमिका निभा रहे हैं। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि भारत और चाइना को लेकर आ रही है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से चल रहा गतिरोध अब समाप्त होता दिख रहा है। 12वें राउंड की कमांडर लेवल की बातचीत के बाद दोनों ही सेनाएं गोगरा इलाके से पीछे हट गई हैं। 4 से 5 अगस्त के दौरान दोनों सेनाओं ने ये कार्रवाई की है। विदेश मंत्रियों की बैठक में भी इन इलाकों से पीछे हटने का फैसला लिया गया था। भारत और चीन की सेनाओं के द्वारा बनाए गए सभी अस्थायी और उनसे संबंधित अन्य ढांचों को भी ध्वस्त कर दिया गया है।
अगली अपडेट खेल रत्न को लेकर आ रही है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है भारत सरकार के द्वारा। खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद रखा गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काफी लोगों से उन्हें अनुरोध मिला, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। ऐसे में अब खेल रत्न पुरस्कार को राजीव गांधी की जगह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। आपको बता दें कि मेजर ध्यानचंद भारत के उन अग्रणी खिलाड़ियों में से एक थे जो भारत के लिए सम्मान और गौरव लाए। ये सही है कि हमारे देश का सर्वोच्च खेल सम्मान उन्हीं के नाम पर रखना चाहिए। अगली अपडेट की बात करते हैं तो मिलिट्री कैडेट्स की ट्रेनिंग को लेकर आ रही है। भारत सरकार ने कहा कि सैन्य प्रशिक्षण के दौरान अगर कोई जवान डिसेबल हो जाता है या दुर्घटना का शिकार होकर विकलांगता हो जाती है तो उसे विकलांगता पेंशन दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ट्रेनिंग एकेडमी से चिकित्सा आधार पर घायल और अमान्य होने वाले कैडेटों को सैन्य प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार माना जाता है और ऐसे में घायल कैडेटों का चिकित्सा उपचार सैन्य अस्पतालों में किया जाता है। यानी कि अब जो भी मिलिट्री कैडेट्स ट्रेनिंग के दौरान अगर उन्हें विकलांगता के शिकार हो जाते हैं तो अब उन्हें पेंशन दी जाएगी। अगली अपडेट इंडियन कोस्ट गार्ड को लेकर आ रही है। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के नटराजन को RECAP का अगला कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुना गया है। उनका ये पद एशिया में जहाजों के खिलाफ समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैतों का मुकाबला करने पर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा कि भारतीय उम्मीदवार ने RECAP के कुल 21 सदस्य देशों में से 14 वोट प्राप्त किए। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय उम्मीदवार ने चीन और फिलीपींस के उम्मीदवारों को हराया, यानी कि भारत ने चीन को एक अहम चुनाव में धूल चटा दी है और इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर नटराजन को चुना गया है RECAP का अगला एग्जीक्यूटिव। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।